हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। तो उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आज भी आप अपने घर में बढ़िया से फिट एंड फाइन होगे, है ना। और आपकी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही होंगी, ये उम्मीद करके ही चल रहा हूँ मैं। बाहर बारिश हो रही है, एकदम क्या बोलते हैं, सुहाना मौसम है और आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो लेक्चर बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, मैथमेटिकल मेथड में स्केलर एंड वेक्टर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर की स्टडी की थी, है ना। जहां पर हमने सबसे पहले बात की थी कि जो जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर हम किसको बोले थे? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ और वेक्टर्स देखे थे। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, निगेटिव वेक्टर्स किसे कहेंगे, है ना, पोजीशन वेक्टर। और लास्ट वाला में जो बताया था आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर का क्या रोल होता था? यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी मतलब 1 होता है, जो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों, यूनिट वेक्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है टू शो द डायरेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वेक्टर। इसीलिए जब भी हम किसी क्वांटिटीज को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ बच्चों एक लास्ट में हम लिखते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है? उस पर्टिकुलर गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता। तो यहां तक कि हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हो चुका था, है ना। अब सबसे पहले मैं फिर से एक बार आपको वेलकम करना चाहूंगा हमारे फिजिक्स के प्यारे से चैनल पर, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड बाय श्याम सर। और आज की वीडियो लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, है ना। जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी टाइप्स ऑफ वेक्टर में, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। किसे कहे थे हमने रिजल्टेंट वेक्टर? ऐसा सिंगल वेक्टर जो क्या करने वाला है, मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर से मिलकर जो हमारा एक सिंगल वेक्टर बनेगा, वो सिंगल वेक्टर किसका काम करने वाला था? जितने भी वेक्टर से मिलकर वो बन रहा था, यानी उनका जो इफेक्ट इंडिविजुअली जो इफेक्ट है उनको मिलाएंगे तो सेम इफेक्ट अगर ये सिंगल वेक्टर दिखाता है तो हम उसे कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। तो बच्चों, आज का जो हमारा इस यूनिट का जो टॉपिक है दैट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। यहां पर हम क्या करने वाले हैं? यहां पर हम रिजल्टेंट वेक्टर ही निकालने वाले हैं। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके हम एक ऐसा वेक्टर निकालेंगे जो क्या करेगा? सेम इफेक्ट शो करेगा जो ऑल द रिमेनिंग वेक्टर जिनका एडिशन कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वो जो रिजल्ट बता रहे होंगे सेम रिजल्ट अगर हमारा ये सिंगल वेक्टर देगा तो हम क्या कहेंगे सिंगल वेक्टर का? उन सभी वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके एक रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते, बट फिर से कंडीशन अप्लाई। हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो जिन वेक्टर्स की हम एडिशन कर रहे हैं या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं बच्चों, वो सभी वेक्टर्स क्या होना चाहिए? सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फोर्स है तो दूसरी वेलोसिटी और इनका एडिशन करके हमें कोई पर्टिकुलर रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिन वेक्टर्स का हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं they all are representing the same physical quantity that must be applied। ठीक है, that must be satisfied। अगर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर्स होंगे तो हम उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, बराबर है। तो बच्चों, सबसे जो सिंपल और इजीएस्ट वे है एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, कि अगर दो वेक्टर्स है हमारे पास जिनके पास एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, हम जनरली वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बोले थे, मतलब डायरेक्टेड एक लेंथ वाला एरो हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना। पिछले जो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जो पहला जो वीडियो लेक्चर हुआ था हमारा स्केलर एंड वेक्टर्स में, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि वेक्टर्स को जनरली कैसे रिप्रेजेंटेड किया जाता है। एक डायरेक्टेड लेंथ सेगमेंट का यूज करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर लेंथ हो जिसके पास एरो रहेगा, उसकी लेंथ क्या बताती थी वहां पर? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना। और साथ ही साथ एक डायरेक्शन भी देते थे, तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ गई, मतलब वो एक मतलब वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। तो उसी तरह बच्चों, अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं जो अलोंग द सेम लाइन है, चाहे वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं
अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते। तो ऐसे अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है बट दे आर पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शन, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स निकाल रहा हूं बच्चों, ठीक है। तो सपोज इस वेक्टर की वैल्यू है 3 यूनिट। अब फिलहाल में हम फिजिकल क्वांटिटी का नाम नहीं ले रहे, हम बोल सकते हैं एक पहला फोर्स है दैट इज 3 न्यूटन का और एक सेकेंड फोर्स है सपोज 5 न्यूटन का। तो ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये दो वेक्टर्स है हमारे पास, कैसे दिख रहे हैं? उन दोनों की डायरेक्शन सेम है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? दे बोथ रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, मतलब दोनों ही फोर्स होना चाहिए या दोनों ही वेलोसिटीज होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तभी हम उनका एडिशन कर सकते हैं। तो बच्चों अगर दो ऐसे वेक्टर्स है जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दे आर अलोंग द सेम डायरेक्शन, तो सिंपली हम क्या करना है, हमें इन दोनों का जो मतलब इन दोनों से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलने वाला उसका जो मैग्नीट्यूड है, क्या बोल रहा हूं मैं, इन दोनों से जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलने वाला उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर रहेगा? सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज इंडिविजुअल वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी है और हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है सपोज आर। तो इस रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर रहेगा? इन दोनों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड के सम के बराबर, ठीक है। और डायरेक्शन किसकी रहेंगी? अब रिजल्टेंट वेक्टर भी एक वेक्टर ही तो उसके पास डायरेक्शन भी होना चाहिए, तो डायरेक्शन किसकी रहेंगी? जो इनकी है इंडिविजुअल, बिकॉज दे आर बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। सो ऐसे वक्त हम एडिशन ऑफ वेक्टर करते वक्त क्या करना है बच्चों? सिंपली इन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम हो जाएगा और डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही है, तो वही डायरेक्शन रिजल्टेंट वेक्टर की भी रहेगी। तो सपोज हमें रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना था? एक का था 3, दूसरे का था 5, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बच्चों वो रहेगा 8 यूनिट और डायरेक्शन सेम एज द दिस इंडिविजुअल वेक्टर्स, ठीक है। तो ये तो काफी सिंपल वाला टॉपिक है ना। मतलब अगर दो वेक्टर्स है जिनका हमें जो पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम कर लेंगे, तो हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा आर वो किसके बराबर रहेगा? उन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर और सेम डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। अब यही चीज अगर ये दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट में रहे, क्या बोल रहा हूं, अभी तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम थी, मगर दूसरी केस क्या हो सकती है? दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एट दैट टाइम हमें क्या करना पड़ता है वहां पर? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब दो या दो से ज्यादा वेक्टर का अगर सब्सट्रैक्शन करना है और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे वक्त फिर से क्या करोगे? देखिए जैसे ये हमारा जो वेक्टर बी है, सपोज इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है और ये है वेक्टर ए। अब ऐसे केस में बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर्स नहीं हो सकती, बिकॉज दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट जो रहेगा वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर रहेगा। जैसे हमने एडिशन ऑफ वेक्टर करते वक्त क्या किया, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो इंडिविजुअल वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है। अब ऐसे केस में जब दो वेक्टर्स है अलोंग द सेम लाइन है बट डायरेक्टेड अपोजिट, इन दिस केस हमें क्या करना पड़ेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स करके, वो किसके बराबर रहेगा? इट इज द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू इंडिविजुअल वेक्टर। अब किस में से किसे माइनस करेंगे? एकदम सिंपल सी बात है, जो बड़ा वेक्टर है उसमें से छोटे वेक्टर को माइनस करेंगे। तो इसीलिए हम वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए भी कर सकते हैं, वैसा भी लिखे तो चलता है। निगेटिव आएगा मतलब क्या दिखा रहा है, वो डायरेक्शन बता रहा है, इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर दो वेक्टर्स है जो अलोंग द सेम लाइन है, पैरेलल है बट डायरेक्टेड अपोजिट मतलब एंटी पैरेलल है, तो ऐसे केस में हम क्या करते बच्चों, उन दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन करते और जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो क्या रहेगा, उन दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर। तो जैसे यहाँ पर एक
वेक्टर बी है जो 5 है, जिसका मैग्नीट्यूड लेफ्ट में जा रहा है, और वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है वो राइट में। तो इसका रिजल्टेंट जो रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा, क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गए, दैट इज 2 यूनिट, और ये रहेगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, ये दो मिलकर जो काम कर रहे थे वही काम ये सिंगल वेक्टर करेगा। तो इस सिंगल वेक्टर को क्या कहेंगे हम, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये सबसे सिंपल मेथड होगी दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने की। बट ये कब पॉसिबल है, इस टाइप का हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन कब कर सकते हैं बच्चों, जब दोनों वेक्टर अलोंग द सेम लाइन या पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तब हम इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन डायरेक्टली इस तरह से उन दोनों के मैग्नीट्यूड का एडिशन या उन दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लेकर हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल वाला टॉपिक था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। अब इसके साथ साथ डिफरेंट सिचुएशन में हमें रिजल्टेंट वेक्टर निकालना रहेगा। तो हमेशा ऐसे ही दोनों वेक्टर अलोंग द सेम लाइन और एंटी पैरेलल तो नहीं रहेंगे। तो इसीलिए बच्चों हमारे फिजिक्स में एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स करने के लिए और कुछ लॉज भी बनाए हैं। तो उसमें से एक लॉ है दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, उसे हम कब यूज करेंगे, चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। जैसी हमारी फर्स्ट मेथड अभी हमने जो डिस्कस किए थे कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है जिनका मतलब जो अलोंग द सेम लाइन है और क्या बोल सकते हैं हम, जो एक दूसरे को पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, मतलब अलोंग द सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो ऐसे केस में हमारा एडिशन या जो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर था वो एकदम इजी टॉपिक था, है ना। उसमें क्या कर रहे थे, सिंपली हम दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का सम कर रहे थे, या अपोजिट डायरेक्शन है तो सिंपली उन दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लेते थे, है ना। बट अगर हमारे पास ऐसे दो वेक्टर्स है जिनकी डायरेक्शन हम ना तो सेम डायरेक्शन में है ऐसा बोल सकते हैं, ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे वक्त एडिशन कैसे करें, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, कि हमारे पास ऐसे दो वेक्टर्स है जिनकी डायरेक्शन ना तो हम सेम है बोल सकते हैं ना अपोजिट। जैसी एक वेक्टर हो गया जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये दूसरा वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है ऐसा बोल सकते हैं क्या हम, नहीं। ना तो हम इनको अपोजिट डायरेक्शन में बोल सकते ना सेम, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन इधर जा रही, इसकी डायरेक्शन इधर, तो ना तो ये सेम है ना अपोजिट है। तो ऐसे केस में हम जो एडिशन ऑफ वेक्टर करते हैं उसके लिए हमारे पास एक लॉ है दैट इज कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये भी बहुत ही सिंपल सा लॉ है, बस इसको हमें प्रॉपरली फॉलो करना है। तो इस लॉ का कहना क्या है कि अगर हमारे पास ऐसे दो वेक्टर्स है जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कंडीशन अप्लाई, जिन वेक्टर्स का एडिशन कर रहे हैं दे मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ऐसे अगर हमारे दो वेक्टर्स है, जैसे यहाँ पे हमने बोर्ड पे दो वेक्टर्स ड्रॉ किए, एक पी क्यू जो वेक्टर ए नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरा है आर एस जो वेक्टर बी नाम से रिप्रेजेंट। तो ऐसे दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। अगर ये दो वेक्टर्स को अगर हम एक ऑर्डर में लेते हैं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में, जैसे हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में बोला था आपको कि वेक्टर्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वेक्टर का उसे कहते हैं हम टेल ऑफ द वेक्टर, और जहां पर एरो हेड रहता है उसको बोलते हैं हम हेड ऑफ द वेक्टर। तो अगर हमारे पास ऐसे दो वेक्टर है जो सेम डायरेक्शन में भी नहीं है और अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है, तो अगर इन दोनों को एक प्रॉपर ऑर्डर में लेने के बाद, मतलब पहला वेक्टर हमने ड्रॉ किए, ये उसकी टेल हो गई स्टार्टिंग पॉइंट, ये हो गया उसका एंड यानी हेड, तो इसके हेड को सेकेंड वेक्टर की टेल को जोड़ देना है, ठीक है। इस ऑर्डर में अगर इसको हम ज्वाइन करते हैं और ये किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को अगर रिप्रेजेंट कर रही है, समझ में आ रहा है, इन दोनों को अगर एक ऑर्डर में लेते हैं और ये दोनों मिलकर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स अगर रिप्रेजेंट कर रही है, तो इन दोनों वेक्टर्स मतलब सॉरी वो जो ट्रायंगल है हमारा
इन दोनों वेक्टर की जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगी उस ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाली जो थर्ड साइड रहेगी वही रहेंगी इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। फिर से एक बार समझिए कि अगर हमारे पास दो वेक्टर है, हमें इनको प्रॉपर ऑर्डर में लेते हैं और ये दो किसी ट्रायंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो उस ट्रायंगल की थर्ड साइड रहेंगी जो उस ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाली है, बट टेकन इन अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस मतलब कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो एक बार पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का क्या कहना, फिर उसको हम वहां पे सॉल्व भी करके देखेंगे कैसे बनता है ये। सो क्या कह रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ टू वेक्टर्स डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, बराबर है, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब हमारे पास दो वेक्टर है जो किसी पर्टिकुलर सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो एक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किए हुए हैं, तो देखिए ये वेक्टर्स जो होती है इनकी लेंथ क्या बताती है, उनका मैग्नीट्यूड बताते हैं, और डायरेक्शन तो है ही एरो जो बता रहा है, ठीक है। तो ऐसे अगर हमारे दो वेक्टर है जो जिनको हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, दो ट्रायंगल की दो साइड्स करके उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टेकन इन ऑर्डर, देन क्या बोल रहा है, देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट सेंस, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल लॉ का अप्लाई करके देखिए हमारा रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलता है। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ को अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो दो वेक्टर्स है वो सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। तो जिस तरीके से जिस डायरेक्शन में दी वैसी ही उनको रखना है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर ये जो पहला वेक्टर है इसे नीचे में ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये हो गया हमारा वेक्टर ए। वेक्टर ए का ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है यानी टेल है, ओके, और ये वेक्टर ए का एंड पॉइंट है दैट इज क्यू। अब क्या करना है बच्चों, ये वेक्टर तो हमने जैसी की वैसी ड्रॉ कर लिया। अब ये जो वेक्टर है हमारा सेकेंड वाला, इसके टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड से जोड़ना है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में है ऐसी, ये मैंने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेक्टर बी, ओके। अब क्या करना है, हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है हमारा, बताओ, कि इन दोनों वेक्टर्स की जो हमारी मतलब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाली थर्ड साइड बट टेकन इन अपोजिट सेंड, मतलब देखो जो थर्ड साइड रहेगी बच्चों वो कैसी बनाना है, इस फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से और सेकेंड वेक्टर को एंड पॉइंट को जोड़ेगी। तो ये जो थर्ड साइड है हमारी, ठीक है, ये जो थर्ड साइड है ये क्या रहेंगी बच्चों, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। समझ में आ रहा है, ये रहेगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर which is the addition of two vectors A and B, ठीक है। तो इसको P Q चलो R यहाँ पे नाम दे देते, तो ये बन गया हमारा, दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिंपल है बच्चों, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, जो गिवन वेक्टर्स है उनको प्रॉपर ऑर्डर में जोड़ना है, जो क्या करेंगी उस ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर जो रहेगा हमारा, उस ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाली जो थर्ड साइड है वही रहेगा उसका रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों का। बट सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, ये जो थर्ड साइड है यानी रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसी आपको निकालना है, फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट वहां पर जोड़ना है और एंड पॉइंट का रहेगा सेकेंड वेक्टर का जो हेड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसका यूज करके हम
दो या दो से ज्यादा, सॉरी दो ही वेक्टर, ना दो से ज्यादा नहीं बोल देंगे क्योंकि वो फिर ट्रायंगल में नहीं आएगा, उसके लिए और लॉज है। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है जिनकी डायरेक्शन अपोजिट या सेम है, ऐसा नहीं बोल सकते, तो ऐसे केस में उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करके निकाल सकते हैं। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके बच्चों हमारे मैथमेटिक्स के कुछ लॉज है, दैट इज कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, उनको भी हम प्रूफ कर सकते बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो जाती है पर कोई बात नहीं। तो अब इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके जो हमारे लॉज है एडिशन के, उसको भी हम थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं ताकि हमारा ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हमारे जो कुछ लॉज है मैथमेटिक्स के, दैट इज जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, एसोसिएटिव लॉ है, उन दोनों लॉज को भी हम प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, अगर हमारे पास सपोज दो वेक्टर है, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू, ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इज इक्वल टू वेक्टर क्यू प्लस वेक्टर पी। मतलब जैसे हम अलजेब्रिक मैथमेटिक्स में, जो अलजेब्रा में हम जो लॉज यूज करते हैं, तो वो तो सिंपल a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, या p प्लस क्यू इक्वल टू क्यू प्लस पी होता है। बट ये लॉज हर जगह काम नहीं आते। बट जो वेक्टर्स है हमारे, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, दैट इज वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू होता है वेक्टर q प्लस वेक्टर p। तो इस कम्यूटेटिव लॉ को हम बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सही है ये प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ये साइड में हमारे पास ये जो डायग्राम निकालिए, फर्स्ट जो फिगर है, तो यहाँ पे क्या किया हमारे पास, सपोज ये देखिए, जैसे हम आपने थोड़ी देर पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े, तो हमारे पास दो वेक्टर थे, सपोज एक था वेक्टर p और एक था हमारा वेक्टर q। ओके, अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हमने क्या किया, इन दोनों की रिजल्टेंट साइड निकाली, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर निकाला जो थर्ड साइड थी हमारे ट्रायंगल की, जो उस ट्रायंगल को कंप्लीट करती है। तो देखिए ये था, ये हो गया हमारा वेक्टर p, ये हो गया वेक्टर q, बराबर है। अब इनको हमने एक ऑर्डर में कनेक्ट किया है। अब इन मतलब ये दो साइड्स हो गई इस ट्रायंगल की, तो ये जो थर्ड साइड जो बीच में निकाल रही है, वो क्या रहेंगी, इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर रहेंगी, बराबर है। अब उन्हीं दो वेक्टर को देखिए मैंने किस तरह से कनेक्ट किया, ये था वेक्टर q, इसको पहले ले लिया मैंने यहाँ पर। अब इस नीचे वाली डायग्राम को नहीं देखना है आपको, ऊपर वाला पोर्शन देखिए। तो मैंने पहले इस जो वेक्टर q है उसे पहले यहाँ पर कनेक्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट ये हो गया उसका एंड पॉइंट। अब इसके एंड पॉइंट को सेकेंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इसके हेड को, फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकेंड वेक्टर का टेल जोड़ दिया, तो ये हो गया हमारा वेक्टर p। अब देखिए बच्चों, वेक्टर q प्लस वेक्टर p करने के बाद भी हमें जो थर्ड साइड मिलेगी, देखिए फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, सेकेंड वेक्टर का एंड पॉइंट, तो ये जो थर्ड साइड दिख रही है वो वेक्टर q और वेक्टर p का क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो हमारा ट्रायंगल OAB है, ट्रायंगल OAB, देखिए यहां से OAB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, यहां पर OAB बता रहा है वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r, और जो हमारा सेकेंड ट्रायंगल है दैट इज OAB, रुको कंफ्यूज मतलब OAB, इसको कुछ नाम दे देते, D, कंफ्यूज नहीं होना, नाम में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो जो फर्स्ट ट्रायंगल है OAB हमें क्या बता रहा है, वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r, है ना। और जो सेकेंड हमारा है दैट इज ODB, ट्रायंगल ODB क्या दिखा रहा है बच्चों, वेक्टर q प्लस वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर r। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a,
उसी को यहाँ पर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी प्रूव कर सकते। देयरफॉर वी कैन से दैट वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर q प्लस वेक्टर p। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट कम्यूटेटिव लॉ जिसको हम ट्रायंगल लॉ का यूज करके प्रूफ कर सकते। अब जो सेकेंड लॉ होता है हमारा वेक्टर एडिशन का, मतलब एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बच्चों, सपोज हमारे पास तीन अलग अलग वेक्टर्स है, मान लेते हैं लेट वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ऐसे तीन हमारे पास डिफरेंट वेक्टर्स है। ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग जो एसोसिएटिव लॉ बोलता है वो क्या बोलता है बच्चों कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखिए लिखने का तरीका देखो यहाँ पर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी। ठीक है, तो इसी एसोसिएटिव लॉ को बच्चों हमें यहां पर प्रूव करना है बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फिर से एक बार ऐड करके क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, उनको एक ऑर्डर में लेते हैं, वो अगर दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल रिप्रेजेंट करती है, तो जो थर्ड साइड होती है जो ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगी वो उन दोनों ही वेक्टर्स का क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा। तो उसी तरह देखिए जो हमारा वेक्टर एडिशन का जो एसोसिएटिव लॉ है जिसको हमारा वेक्टर एडिशन फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ को, उसको ट्रायंगल लॉ से हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं, इस डायग्राम में देखिए बच्चों। यहाँ पर जो हमारा पहली लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रही है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो देखिए यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये हो गया हमारा, मान लो दिस इज फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये साइड दिख रही है आपको बीच में जा रही है ना, प्लस जो थर्ड वेक्टर है दैट इज वेक्टर सी, ये हो गया हमारा वेक्टर सी। तो ये देखो ये दोनों ही साइड क्या हो रही है, इनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रॉपर ऑर्डर में लिए, तो ये दोनों साइड ट्रायंगल की दो साइड रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो थर्ड साइड रहेंगी जो इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगी वो थर्ड साइड क्या रहेंगी, इस इन दो साइड की रिजल्टेंट है ना, इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर रहेगी। मतलब फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू आर, क्या दिख रहा है बच्चों ओ क्यू आर से, फ्रॉम ट्रायंगल ओ क्यू आर से क्या दिख रहा है हमें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर दिख रहा है ना। अब इसकी सेकेंड साइड को देखते हैं हम। अब हमारे पास जो वेक्टर्स थे हम उसको इस तरह से कनेक्ट किए, एक हो गया हमारा वेक्टर ए। ठीक है, अब वेक्टर ए के साथ हमने वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड कर दिया, तो देखिए ये हो गया हमारा वेक्टर ए, इस वेक्टर ए के हेड को मैंने वेक्टर बी सी का टेल कनेक्ट कर दिया। अब ये दोनों साइड यहाँ पर फिर से क्या रिप्रेजेंट कर रही, ट्रायंगल की दो साइड रिप्रेजेंट कर रही। देखो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये एक साइड हो गई, ये दूसरी साइड, तो ये दोनों साइड ट्रायंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट कर रही। तो जो थर्ड साइड है जो ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगी अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या रहेंगी, इन दोनों की रिजल्टेंट वेक्टर रहेंगे इन दोनों का, है ना। तो यहां से जो सेकेंड ट्रायंगल दिख रहा है कहां से, फ्रॉम ट्रायंगल OPQ OPR क्या दिख रहा है बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर, है ना, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हमारा जो एसोसिएटिव लॉ होता है वेक्टर एडिशन का उसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ट्रायंगल लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन के अलग अलग जगह एप्लीकेशन यूजेस आते हैं, तो दिस इज द वन ऑफ द सिंपल एंड इजीएस्ट एंड आल्सो इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके अलावा भी कुछ वेक्टर्स लॉ के मतलब वेक्टर एडिशन के लॉज है, दैट इज ट्रायंगल लॉ, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मगर आज के जो हमारे वेक्टर एडिशन के जो लॉज हमने पढ़े, पहले तो सिंपल मेथड थी, डायरेक्शन सेम तो सिंपल मैग्नीट्यूड का एडिशन कर दो, डायरेक्शन अपोजिट तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लो, और अगर दो वेक्टर्स ऐसे हमारे पास है जिनकी डायरेक्शन ना तो हमें सेम दिख रही है ना अपोजिट, तो ऐसे केस में हमने क्या करना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना है। तो बहुत सिंपल टॉपिक थे बच्चों, आपको होपफुली सभी को समझाऊंगा बढ़िया से। फिर भी अगर किसी को कुछ भी क्वेरीज है सो यू कैन कमेंट, एंड जो भी आपकी क्वेरीज आ रही है, जो भी डिफिकल्टीज आ रही है, उसको आपको क्लियर करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज एंड हैव अ नाइस डे।